हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और लेटेस्ट और न्यू सेशन में सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की अपन तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो चीज़ अपन ने पढ़ी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ी होगी, लेकिन अभी तक जो विद्यार्थियों के मन में ये दुविधा थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन कोई चीज़ पढ़ें और आरपीएससी या उसे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करें, तो उस दुविधा का, उस समस्या का समाधान भी आरपीएससी ने कर दिया है। और आरपीएससी ने नया जो पाठ्यक्रम है 2024 की जो भर्ती आई है उसके लिए उन्होंने जारी कर दिया है। इससे पहले एक दो दिन पहले आपने देखा था कि एक बार आरपीएससी ने जो पाठ्यक्रम वो अपलोड कर दिया था और फिर वापस उसको हटा दिया और दोबारा उन्होंने रिवाइज करके दोबारा जो पाठ्यक्रम है वो उन्होंने आरपीएससी के साइट पर अपलोड किया है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं, कौन से ऐसे पॉइंट जो आपके पाठ्यक्रम से हटाए गए, उन तमाम टॉपिक पर आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हैं, और जो लगातार सिर्फ वॉच कर रहे हैं, क्योंकि अपन समरी में देखते हैं तो अपना ये आता है कि ज़्यादातर साथी हैं वो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो भी कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपका नहीं लगता है। हम आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहते हैं। निश्चित रूप से जो भी सूचना आपको दी जाती है वो आपके फायदेमंद साबित होती है। इसी सीजन में आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है कि आरपीएससी ने जो पाठ्यक्रम जारी किया है उसमें क्या कुछ चेंजमेंट है उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो ठीक है साथियों, अपन आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। अब देखो, एक थोड़ी सी बात ये मैं बता दूं कि आर्ट में और साइंस में ये होता है कि जिसमें आपने पीजी कर रखी है लगभग वही पोर्शन है वो आपको पढ़ना होता है। जैसे आर्ट में आपने हिस्ट्री से पढ़ा है तो आपका सेकंड पेपर है वो हिस्ट्री का ही होगा, पॉलिटिकल जियोग्राफी से आपको कोई लेना देना नहीं होता है सेकंड पेपर के लिए। लेकिन आपका जो कॉमर्स है, कॉमर्स में एक विशेष होता है, चाहे आपने पीजी है वो अकाउंटेंसी से की हो, चाहे आपने इकोनॉमिक्स से की हो, चाहे आपने बिजनेस से की हो, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और जो क्राइटेरिया बना रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने को हर चीज़ है वो पढ़ते हुए चलना है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके कुल 120 क्वेश्चन है वो सिलेबस से आने होते हैं, है ना। 120 क्वेश्चन है वो आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके पाठ्यक्रम है जो यूजी का है, पीजी का है, 11वीं 12वीं का है उसमें से आता है। अपन ये मानते हैं कि भाई 55 क्वेश्चन है वो आपके 11वीं 12वीं के आते हैं, 55 क्वेश्चन है वो आपके यूजी के आते हैं और 10 क्वेश्चन है वो आपके पीजी के आते हैं। इस तरीके से आरपीएससी ने बता रखा। तो उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ते हुए देखेंगे और देखेंगे कौन सा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स से है, कौन सा आपका बिजनेस से है और कौन सा आपका अकाउंटेंसी से, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और इसकी जो डिटेल वीडियो है वो अपन ने अपलोड कर रखी है ना। जो जो चीज़ अपन ने कॉमर्स में पढ़ी है उनकी सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप तमाम टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्लास हुई है उनको आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, देखो पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, है ना। पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे जिसमें आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 11th और 12th क्या होता है, 11th और 12th का जो पोर्शन है वो पूछा जाता है। लगभग इसमें आपके 55 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, है ना, 11th और 12th का। जिसमें एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, देखो 11th और 12th से अकाउंटेंसी के क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, बिजनेस के भी आएंगे और आपके इकोनॉमिक्स के भी आएंगे, यानी तीनों सब्जेक्ट के आपके प्रश्न है उस पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, अकाउंटेंसी भी पढ़नी है और बिजनेस भी पढ़नी है, किसकी, 11वीं 12वीं की, दोनों की। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल। अब सीनियर सेकेंडरी लेवल के कौन कौन से टॉपिक है वो अपन देख लेते हैं। देखो, ये आरपीएससी ने लेटेस्ट है वो सिलेबस जारी किया गया कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो अजमेर आरपीएससी, उसने आपकी जो पोस्ट है स्कूल लेक्चरर, है ना, स्कूल लेक्चरर के लिए आपकी कॉमर्स है उसका पेपर सेकंड है, उसका जो सिलेबस है उन्होंने जारी किया है। पार्ट फर्स्ट में आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल है वो माना जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें आपकी पहली आती है प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। तो ये आपका अकाउंटेंसी का पोर्शन होता है, प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, यानी लेखांकन के जो सिद्धांत है उनके बारे में अपने को चर्चा करनी होती है।
दूसरा पॉइंट आता है आपको सब्सिडायरी बुक्स, फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ये भी आपका अकाउंटेंसी का पोर्शन है, तो ये भी अपन ने पढ़ा है। ठीक है। तीसरा आता है आपका ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी आपका अकाउंटेंसी का है ना। ठीक है, तो ये आपके अकाउंटेंसी के। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, ये भी आपका अकाउंटेंसी का है ना। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप अकाउंट, ये भी आपका अकाउंटेंसी का है ना। कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफिटेड एंड री इश्यू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ये भी आपका अकाउंटेंसी का। और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये भी आपका अकाउंटेंसी का। तो ये सारे पोर्शन है, यानी लगभग आपके 1 2 3 4 5 6 7 जो पॉइंट हो गए वो आपके किससे हो गए, अकाउंटेंसी के हो गए, है ना। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी 11वीं और 12वीं है उसमें से 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो 55 क्वेश्चन को अगर हम इक्वल करते हैं, तीनों सब्जेक्ट में बांटते हैं, तो 18 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, यानी 18 अकाउंटेंसी से, 18 आपके इकोनॉमिक्स से, 18 आपके बिजनेस से। पर साथियों मैं गारंटी लेता हूं कि 22 क्वेश्चन है वो आपको अकाउंटेंसी के देखने को मिल सकते हैं। 22 क्वेश्चन यानी अकाउंटेंसी का वेटेज है वो ज्यादा होता है ना। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके अकाउंटेंसी के भी है और वो अदर में भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो वहां पर उसका फायदा होता है, आगे अपन चर्चा करेंगे, है ना। चीज वो अकाउंटेंसी की है और वो पूछा जाता है दूसरे सब्जेक्ट में, है ना। अब मैं बात करूं कि पार्टनरशिप, जो प्रिंसिपल ऑफ बुक्स कीपिंग है, सब्सिडायरी बुक्स है, आपकी जो ट्रायल बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, ये टॉपिक मैंने इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करवा दिए गए। जो भी साथी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उनसे मेरा निवेदन है कि इन तमाम क्लासेज के जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहां से क्या करना है, आपको इस वीडियो को देखना है और उसके हैंड्स नोट आपको तैयार कर लेने। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और बता देंगे कि इस तरीके से आपको जो चैनल है वो ज्वाइन करना है। और साथ में जो भी वीडियो अपन ने पढ़े हैं उन सब की चीज है, जो मटेरियल वहां को आप पर उपलब्ध हो जाता है ना। इसके अलावा आप और जानकारी जानना चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उन दोनों के लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाकर आप दोनों को ज्वाइन कर ले, ताकि लगातार जो भी चीज हम आपको शेयर करते हैं उसका जो भी एडवांटेज आपको मिलना होता है वो आपको तुरंत मिल सके, है ना। सोचना आपके तुरंत आपके पास पहुंचे, पीडीएफ वगैरह है तो वो भी आपको कहाँ मिल जाए, एक ही जगह मिल जाए, आपको अनावश्यक इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ठीक है, तो ये आपके लगभग 60 टॉपिक हो गए अकाउंटेंसी के लो, तो लगभग 22 क्वेश्चन वो इसमें से पूछे जाने की संभावना है। तो अपने को ये सारे टॉपिक है ना, अपन सारे के सारे हैं वो आपके कंप्लीट करवा देंगे, किसी प्रकार की आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। ये तो हो जाएगा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल, किसका, सिर्फ आपकी अकाउंटेंसी का, है ना, अकाउंटेंसी का होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो ये आता है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोल पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये आपका होता है बिजनेस ऑर्गेनाइज बीओ का। अब देखो पार्टनरशिप यहां पर भी आ गई ना, और पार्टनरशिप बिजनेस में भी होगी और पार्टनरशिप अकाउंटेंसी में भी है। तो अकाउंटेंसी वाली महत्वपूर्ण है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर अकाउंटेंसी वाली पार्टनरशिप आपको समझ में आ जाती है तो यहां पर भी इसके 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो वो ऑटोमेटिक अकाउंटेंसी में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटेंसी का वेटेज बढ़ गया है ना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, ये आपका बिजनेस से है, किससे है, आपका बिजनेस से है ना। तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको क्या करना है, 11वीं और 12वीं की बिजनेस पढ़नी है, वहां पर आपको ये तमाम टॉपिक है वो उपलब्ध हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है आपका कैपिटल मार्केट एंड टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, है ना, प्राथमिक और द्वितीय जो बाजार होते हैं उनसे रिलेटेड, तो ये भी आपका बीओ का पोर्शन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा आपकी मार्केटिंग, मीनिंग, फंक्शन एंड रोलर, ये भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही पोर्शन पार्ट माना जाता है ना। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट की इश्यू, तो ये भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही है। कुल मिलाकर आपके 5 जो पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वो आपकी 11वीं और 12वीं की जो बिजनेस है उनसे मिलेंगे। साथियों मैं एक बात आपको पुनः बता दूं, आप टॉपिक के अकॉर्डिंग मत चलना, आपको ये प्रयास करना कि 11वीं और 12वीं
कि जो जो बुक्स है उनको 2-3 बार आपको रिवीजन कर देना है और उसके हैंड्स नोट आपको तैयार कर लेने, है ना। ये काम कर लोगे तो फिर आपको दिक्कतें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये कई बार अपन क्या सोचते हैं कि ये पॉइंट दे रखे हैं, सिर्फ ये पढ़ लेते हैं, पॉइंट तो इतना सा है, रूरल डेवलपमेंट की इश्यू, अब इतना क्या होगा, है ना। लेकिन इसके इर्द गिर्द जितनी भी जो मटेरियल अपने को बुक्स में दे रखा है उसको अपने को पढ़ना है और उसके हैंड्स नोट भी तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी बिजनेस से। आगे बढ़ते आगे देखो, इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ एक्सप्रेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये आपके किसके हैं? इकोनॉमिक्स के, है ना। लेकिन आपने जो फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर की जो बुक चलती है स्टैटिस्टिक्स, वो कॉमर्स में आपकी अकाउंटेंसी में मानी जाती है। किस में मानी जाती है? अकाउंटेंसी में मानी जाती है। तो ये देखो यहाँ पर ये है तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन, लेकिन इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। तो ये आपने बीकॉम में पढ़ी है, किसमें? फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। तो ये स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स की भी होगी और बिजनेस की, यानी दोनों जो टॉपिक है दोनों को कवर करती है ना। तो इसलिए इसको अपन अकाउंटेंसी में भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो वेटेज बताया अकाउंटेंसी का, वो इस तरीके से बढ़ जाता है। इसलिए और भी साथ में आपने देखा होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स चीज के जो पोर्शन है, जो पार्ट्स हैं, उनको आप इजीली पढ़ सकते हो। लेकिन अकाउंटेंसी को क्या है, इसके बेसिक फंडामेंटल्स है, इसके रूल्स है, उनको समझना होता है। और अगर वो आप समझ लोगे तो फिर आपके 11वीं 12वीं में से जो आपके 22 क्वेश्चन आने वो कहीं नहीं जाएंगे, है ना। 12वीं में जो 11वीं और 12वीं का पोर्शन है उसमें से 22 क्वेश्चन है वो आपके कहीं नहीं जाएंगे। इसके अलावा क्या है? एम्प्लॉयमेंट, है ना, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, जो रोजगार है उससे रिलेटेड हो जाएगा। और फिर आ जाएगा आपका इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स सिंस 1991, नीड एंड मेन फीचर्स, जिसमें आपका लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन, यानी LPG, है ना। LPG ये पूछा भी जाता है कि बहुत बार LPG की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के। तो कुल मिला के आपकी 11वीं और 12वीं इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस के 55 क्वेश्चन है वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि पाठ्यक्रम में यहाँ तक किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ना। जो पहले पाठ्यक्रम था वही पाठ्यक्रम है वो सेम रखा गया है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने क्या पढ़ लिया और अब क्या पाठ्यक्रम में आ गया, तो ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, पार्ट सेकंड आता है आपका, पार्ट सेकंड होता है जो होता है PG ग्रेजुएशन लेवल, है ना, आपका ग्रेजुएशन लेवल। उसमें भी देखो आपको ABST भी पढ़नी पड़ेगी, BEdM भी पढ़नी पड़ेगी और EFM भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। जैसे आपने देखा कि भाई आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में 3 आपके सब्जेक्ट है ना, और प्रत्येक सब्जेक्ट की 2 बुक है, तो 6 बुक होगी, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। फिर आपका सेकेंड ईयर है, 3 आपके सब्जेक्ट है, पर ईयर की 2 बुक होगी, 6 ये होगी। और थर्ड ईयर में, है ना, थर्ड ईयर में भी आपके 3 सब्जेक्ट है और उसकी 2 बुक है, तो 6 ये होगी, 18। अब इसमें आप एक इनकम टैक्स घटा सकते हो, है ना, इनकम टैक्स है वो घटा सकते हो, बाकी थोड़ा थोड़ा पोर्शन सबका, है ना। बाकी 16-17 आपकी बुक्स हो जाती है ना। इनके हर पॉइंट को आपको पढ़ना है और इन पॉइंटों के अलावा भी थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। तो आपको प्रयास करना है कि वो थोड़ा बहुत अलग से भी पढ़ना है ना। तो ये चीज यानी कुल मिला के बहुत सारी आपके पास बुक्स हो गई, तो इन बुक्स का आपको कंटिन्यू क्या करना है? रिवीजन करना है, कंटिन्यू रिवीजन करना है। और इसके जो हो सकता है कि ये पूरी बुक्स है वो कहाँ तक साथ लेके घूमोगे, है ना। तो इसलिए अपना प्रयास ये होना चाहिए कि भाई उसके हैंड्स नोट अपन तैयार करें, क्योंकि अब वो स्थिति तो क्लियर होगी कि भाई टोटल आपकी 340 पोस्ट है और उसके लिए 27,180 लोगों ने फॉर्म में भरा है ना। 50% सीधा घटा दो, है ना, तो लगभग आपके 12,000 के आसपास व्यक्ति है वही आपके जो कंपटीशन है उसमें थोड़ी बहुत तैयारी करें। बाकी फुल कंपटीशन तो आपका 3-4 के साथ ही रहता है। बाकी तो ऊपर वाले हैं जो अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, लेकिन कभी भी किसी को कमजोर नहीं आंकना है। अपने को यही मानना है कि अपना टारगेट
कितना है 27,180 के साथ मुकाबला चल रहा है और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है और ये तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन लेवल में आपको तीनों चीज़ों को पढ़नी पड़ेगी। उसका क्या पाठ्यक्रम है वो देखते हैं। अब देखो पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन लेवल में है ना। ग्रेजुएशन लेवल में आपका देखो पहला आता है फाइनेंशियल स्टैटिक्स मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। ये आपका अकाउंटेंसी का पोर्शन है ना। टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी आपका अकाउंटेंसी का पोर्शन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी आपका अकाउंटेंसी का है। कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये भी आपकी अकाउंटेंसी की है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, ये भी आपका अकाउंटेंसी का पोर्शन है। ऑडिटिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी आपका अकाउंटेंसी का पोर्शन है। तो कुल मिलाकर ये इतने आपके अकाउंटेंसी के पोर्शन हो गए। इनको क्या करना है, आपको पढ़ना है ना। इनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो ये सारे के सारे जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये आपकी बीकॉम सेकेंड ईयर फाइनल में चलती है, ये भी आपकी फाइनल में चलती है। कैश फ्लो वाला इसी में आ जाता है। कॉस्ट अकाउंट सेकेंड ईयर में चलती है, इसी का ये दूसरा पार्ट है। ऑडिटिंग है वो फाइनल में चलती है। तो कुल मिला के आपकी इसकी अलग अलग बुक है, वो आपको या तो आपके पास होगी, नहीं है तो किसी साथी से ले लेना या कहीं से परचेज कर लेना। अपने को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है ना। तो ये सारे के सारे अकाउंटेंसी के जो पोर्शन है वो इसमें इंक्लूड है और ये पहले भी सिलेबस में थे, अभी भी इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दूसरा ये तो हो गया अकाउंटेंसी है। फिर आपका आता द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 1 से 75, ये आपके बिजनेस के। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये भी आपका बिजनेस से है ना। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, पोस्टकॉब, यानी ये भी आपका बिजनेस से। ह्यूमन रिसोर्स मीनिंग, स्कोप, रोल एंड फंक्शन, ये भी आपका बिजनेस से है। और लास्ट में मीनिंग ओ एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी आपका बिजनेस से। तो लगभग मिलाकर कितने हो गए, 5 टॉपिक है वो आपके इसमें हो जाते हैं यूजी के 5 टॉपिक है वो इसमें इंक्लूड किए गए। तो ये आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। तो इनको भी अपने को क्या करना है, धैर्य के साथ, गहराई के साथ पढ़ना है ना। क्योंकि कोई भी चीज अगर छुटती है और वहां से क्वेश्चन बनता है तो अपने लिए घाटा हो सकता है। तो इसलिए इसको धैर्य के साथ और इत्मीनान के साथ ही पढ़ना है। फिर देखते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये आता है इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट मीनिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, ये आपका इको का है ना। ठीक है। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी आपका इको का ही है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इफेक्ट, ये भी आपका इको का ही। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये भी आपका इको का पोर्शन है। और नेशनल इनकम, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, नेशनल इनकम डेफिनेशन, मेजरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, ये भी आपका इको है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसको अपने को तैयार करना, अच्छे तरीके से तैयार करना। ठीक है। तो ये अपना हो गया यूजी का पोर्शन। तो यूजी में जो जो चीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पहले तो कि कहते हैं ना, किसी भी काम की अच्छी शुरुआत होती है ना, तो वहां पर आधी जीत हो जाती है। यानी वेल बिगिनिंग हाफ डन, है ना। वेल बिगिनिंग हाफ डन, जहां पर अच्छे काम की अच्छी शुरुआत हो जाती है तो वहां आधा काम कंप्लीट हो जाता है। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अगर आपको फाइट करना है तो सबसे पहले उसका जो सिलेबस है वो मेन आधार स्तंभ होता है। बहुत बार क्या होता है, अपन तैयारियों में लगे होते हैं, सिलेबस अपने एक बार भी नहीं पढ़ा, भाई अपने पाठ्यक्रम में है क्या। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपना जो पाठ्यक्रम उसका 1 बार 2 बार 3 बार अध्ययन कर लेना है, ताकि अपने को पता चल जाए कि कौन से टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है। और जहाँ पर वो सिलेबस के जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से उनको देख सकते हो। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने सिलेबस का आराम से अध्ययन करना और समझना है कि ये पॉइंट अपनी कौन सी बुक में है और कौन से ईयर की बुक में। ये चीज समझोगे तो फिर आपको उस पाठ्यक्रम को समझने में दिक्कत नहीं होगी और आपको सफलता प्राप्त करने में भी दिक्कतें नहीं होगी। तो ये अपने पास टारगेट होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं। देखो इसमें पार्ट 3 में क्या है, आपके यूजी के बाद पीजी है ना। पीजी का जो पोर्शन है उसमें आपके अकाउंटेंसी है,
बिजनेस है और EFM। ये तीनों जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। क्वेश्चन जरूर इसके 10 है। कितने हैं आपके? 10 क्वेश्चन है वो इसमें से आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे आपके, है ना। तो उन 10 क्वेश्चन के लिए अपने को क्या करना है, आपकी इकोनॉमिक्स बुक है उनका भी जो पॉइंट दे रखे हैं वो पढ़ने हैं, जो बिजनेस है उनके भी जो पॉइंट दे रखे हैं उनको पढ़ने हैं, और आपकी अकाउंटेंसी है उनके भी जो पॉइंट दे रखे हैं उनको आपको पढ़ने होंगे। क्योंकि 10 क्वेश्चन आप उनको लाइटली नहीं ले सकते, इंपॉर्टेंट होते हैं 10 क्वेश्चन भी, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पॉइंटों से किसी भी कंपटीशन एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइंटों से उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए ये 10 क्वेश्चन है वो भी अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सिलेबस में आपको क्या क्या दे रखा है? पीजी का जो सिलेबस है, पीजी के सिलेबस में आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है उसमें पहला जो पॉइंट दे रखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपकी प्रबंध लेखांकन, जिसमें आपकी मीनिंग एंड फंक्शन है वो पूछा जाएगा। तो ये पोर्शन है वो आपकी अकाउंटेंसी की बुक है उसमें मिलेगा। दूसरा पार्ट आता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये भी आपका अकाउंटेंसी की ही बुक है उसमें मिलेगा। कैपिटल बजटिंग है ये भी अकाउंटेंसी का है, और आपकी बिजनेस स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी है वो भी अकाउंटेंसी। कुल मिला के ये चारों जो है वो आपके अकाउंटेंसी के रहने वाले। तो 4 क्वेश्चन है वो अकाउंटेंसी के पीजी में से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इन टॉपिकों के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है उसका आपको मिलेगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके फर्स्ट पेपर में भी शामिल है। किसमें है? फर्स्ट पेपर में जो मैथ वाला पोर्शन है उसमें भी आपकी प्रोबेबिलिटी शामिल है। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट है वहां पर भी आपको प्रथम पेपर में भी मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को इन टॉपिकों को पढ़ना है, और ये सारी बुक्स है उनमें से आपको जो जो टॉपिक मिलते हैं, है ना, उन टॉपिक को अपने को क्या करना है, शॉर्ट्स नोट होते हैं ना उनके रूप में तैयार कर लेंगे। और क्योंकि कम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसका अपन जवाब नहीं दे पाए, लेकिन थोड़ा सा विस्तृत पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उस क्वेश्चन का अपन जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अपन ने थोड़ा सा डिटेल पढ़ी है। तो ये आपका हो जाएगा अकाउंटेंसी का पोर्शन। पॉइंट रखे हैं जैसे कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स, ये आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट होगा, की बुक होगी। मार्केट रिसर्च, ये भी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होगा। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केट, विज्ञापन की भाई बाजार में क्या भूमिका है उससे रिलेटेड, तो ये भी आपका बिजनेस का ही पोर्शन है। और रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, ये भी आपका बिजनेस का ही पोर्शन है। ये आपके सारे के सारे बिजनेस के पोर्शन है, उनको अपने को क्या करना है, बिजनेस की बुक है उनमें इनको ढूंढना है ना। जो चीज आपको नहीं मिलती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट आपका होना चाहिए RES, है ना, टारगेट RES होना चाहिए। इस बार अपने को फर्स्ट ग्रेड की जॉब में लगना है, और जब ये मन में धार लोगे तो निश्चित रूप से विजय होगी। निश्चित रूप से 2025 है तो आपके लिए बढ़िया आएगा। ठीक है, बढ़िया। आगे देखो, ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं इकोनॉमिक्स के, कौन कौन से हैं? डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग, है ना, डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग है, ये आपके इकोनॉमिक्स के ही पोर्शन है ना। किसके है? इकोनॉमिक्स के है। और पब्लिक फाइनेंस, है ना, जिसमें सेंट्रल बजट है, डिफिकल्ट बजट एंड फिजिकल मैनेजमेंट है ना, राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, और केंद्रीय बजट है, उनसे संबंधित है। तो ये भी आपका इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन है। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन बैंकिंग, सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंक सिस्टम है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है, ये आपके इकोनॉमिक्स के, है ना। और ये आपकी जो राजकोष और मौद्रिक पॉलिसीज है ये भी आपका इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन है। तो कुल मिलाकर ये 4 पॉइंट है वो आपके इकोनॉमिक्स के रहने वाले। तो इनके रिलेटेड में अपने को क्या करना है कि जो करंटली चीज होती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड अपन बात करें तो बैंकिंग का जो भी करंट के संबंध में कोई इश्यू आता है, जिसके लिए आप जो इंडियन इकोनॉमिक है आती है, जो प्रतियोगिता दर्पण की आती है, और भी बहुत सारी इकोनॉमिक्स से संबंधित बुक आती है, उनमें आपको लेटेस्ट जो आंकड़े होते हैं, अपडेट होते हैं, वो आपको मिलते रहते हैं। तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो, और इसके अलावा आपके पास भी कोई मैटर है तो अध्ययन कर सकते हो। लेकिन आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आंकड़े परिवर्तित होते हैं, परिभाषाएं वगैरह वो परिवर्तित नहीं होती है, उनको आप जो पुरानी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे विदेशी व्यापार की बात करें तो विदेशी व्यापार में आंकड़े चेंज होते हैं, तो वो आंकड़े आपको ध्यान में
रखने होंगे। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 4 आता है ना। पार्ट नंबर 4 में आपकी एक तो पेडागोजी आती है और टीचिंग लर्निंग और आईसीटी। देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पार्ट था, क्या था, साइकोलॉजी। क्योंकि आपके द्वितीय पेपर में इतना ही चेंज हुआ है कि आपके साइकोलॉजी के जो 10 क्वेश्चन आते थे, अब उस साइकोलॉजी को क्या कर दिया है, फर्स्ट पेपर में ऐड कर दिया। इतना ही परिवर्तन हुआ है सेकंड पेपर में। बाकी एज इट इज आपकी पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग है और यूज ऑफ कंप्यूटर यानी आईसीटी है, यानी ये आपके टॉपिक एज इट इज रखे गए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मनोविज्ञान था, उस मनोविज्ञान को आपके सेकंड पेपर से हटाकर फर्स्ट पेपर में इंक्लूड कर दिया गया है ना। तो परिवर्तन क्या हुआ, मनोविज्ञान का। अब वो मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है वो किस में आएंगे, आपके पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड में आपके 3 जो टॉपिक है वो छोड़ दिए हैं, क्या, एक तो पेडागोजी, एक टीचिंग लर्निंग का और एक आईसीटी यानी यूज ऑफ कंप्यूटर से, है ना। तो एक तरीके से देखें तो यहाँ पर ये जो इनका वेटेज है वो बढ़ गया था। पहले इसमें 4 टॉपिक थे, जो पार्ट 4 है उसमें 4 टॉपिक थे, आपका साइकोलॉजी था, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग और आईसीटी। अब वो उठा दिया तो यहाँ पर टॉपिक 3 रह गए, तो इसका मतलब है इन टॉपिक का वेटेज है वो बढ़ गया है ना। ठीक है, तो ये आता है आपका पार्ट 4, जिसमें आपकी पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग, मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, है ना। तो ये चीज है वो आपके पार्ट 4 में रहने वाली है ना। पार्ट 4 में रहने वाली है। अब पार्ट 4 में पहले जो आपकी पेडागोजी है और टीचिंग लर्निंग है ना। पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी ऑफ एडोलसेंट लर्नर, है ना। इसमें आपका क्या क्या है, कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज, है ना। टीचिंग मॉडल्स है, एडवांस ऑर्गेनाइजर है, कंसेप्ट अटेंडेंस है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंक्वायरी ट्रेनिंग है ना। और प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग, ये आपकी किस में आती है, टीचिंग लर्निंग में और पेडागोजी में इनको शामिल किया गया। तो ये टॉपिक वही है, टॉपिक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। टॉपिक एज इट इज जो आपके पहले थे वो के वो रखे गए, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ना। तो ये अपने को एकदम निश्चिंत रहना है कि जो चीज आपने पढ़ी है वो एज इट इज वैसे की वैसी है। सिर्फ आपकी जो साइकोलॉजी थी उसको पेपर सेकंड से हटाकर पेपर फर्स्ट में किया गया, तो इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हो। फिर आता है आपका यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, जिसमें आपका कंसेप्ट ऑफ आईसीटी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम अप्रोच है, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ये कुल मिलाकर आपके कुछ पॉइंट है वो आपके किससे रिलेटेड है, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो यूज ऑफ कंप्यूटर आईसीटी का किस तरीके से यूज कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये बनते हैं आपके पेपर सेकंड में। तो कुल मिलाकर अपनी सारी बात है वो हो चुकी है ना। पेपर सेकंड का जो पाठ्यक्रम है जो आरपीएससी ने जारी किया लेटेस्ट, उस पे अपन ने आज के दिन चर्चा की है। निश्चित रूप से अब आपके मन को एक तरीके से स्थिरता मिल गई होगी कि आरपीएससी ने पाठ्यक्रम जारी कर दिया और अपन ने जो पाठ्यक्रम दे रखा उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको जो 11वीं की अकाउंटेंसी है उसको अपन स्टार्ट कर रखा है और उसके स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो क्लियर हो गए। जिन साथियों ने अभी तक उसको नहीं किया है उन वीडियो के लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप आराम से उन्हें देख सकते हो, उनके हैंड्स नोट है वो बना सकते हैं, है ना। अब आपको तैयारी में जुट जाना है। तो कॉमर्स की 340 पोस्ट है, मेरे हिसाब से एक बढ़िया पोस्ट है, क्योंकि 2013 में 621 पोस्टों के लिए विज्ञापन आया था। उसके बाद अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी भर्ती है जिसमें 340 पोस्टों के लिए विज्ञापन आया है। और साथ में एक खुशखबरी आपको और मिल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से ऐसी संभावनाएं लगी है कि कुछ पोस्टें हैं वो और बढ़ सकती हैं, लगभग 500 प्लस के आसपास भी पोस्ट हो सकती है। तो इसलिए आप धैर्य के साथ तैयारी करें और ये टारगेट रखें कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाती आप किताबों को छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ जुटे रहेंगे। तो ये था आज का जो सिलेबस पे आपकी चर्चा
निश्चित रूप से अब सारी बातें वो आपके समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो निश्चित रूप से आप तैयारियों में जुट जाओ, और तैयारियों में जुटोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आप और कुछ जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों के लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब जब हम कोई भी जो लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के सेशन में एक शानदार सेशन अपन ने शेयर किया। निश्चित रूप से इसका बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।